फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सीटेट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये चैप्टर 11 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस देखे थे और बचे हुए क्वेश्चंस आज इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 31। पवन के अपर्दन कार्य द्वारा बनी किन्हीं 3 भू आकृतियों का नाम लिखिए। यानी पवन के अपर्दन द्वारा, वायु के अपर्दन द्वारा जो आकृतियां निर्मित की जाती हैं उनके नाम आपको यहाँ पे बताने हैं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो छत्रक शैल, भू स्तंभ और इंसेल वर्ग पवन के अपर्दन से बनी 3 स्थलाकृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित भू आकृतियों का संबंध अपर्दन के किस अभिकर्ता से है। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये भू आकृतियाँ निर्मित होती हैं वह अपर्दन के किस अभिकर्ता, यानी अपर्दन का उसमें कौन सा कारक यूज़ होता है, वायु, जल या कुछ जो और भी कारक होते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है बालुका स्तूप और झाड़न झील। तो बालुका स्तूप का निर्माण वायु अपर्दन द्वारा होता है, जबकि झाड़न झील का भू आकृति का निर्माण नदी अपर्दन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 33। सियाल परत निम्न किन तत्वों की प्रधानता से बनी होती है। तो 3 परतों से बनी होती है पृथ्वी की भू आकृति, जो कि होती है सियाल, सीमा और नीफे। सियाल सबसे ऊपरी परत होती है। सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी होती है। सीमा सिलिका तथा मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, जबकि नीफे में निकिल तथा फेरस देखने को मिलता है। यहाँ पे पूछा गया था सियाल परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो सिलिका तथा एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34। लोयस का मैदान किसे कहते हैं। तो पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल के कणों के निक्षेपण से बने मैदान को लोयस मैदान कहते हैं। मतलब जब पवन द्वारा कुछ धूल के कण उड़ाकर लाए जाते हैं तथा निक्षेपण जो इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पर, जिससे कि मैदान का निर्माण होता है, तो उन्हें लोयस का मैदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। लोयस के मैदान का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो चीन का लोयस मैदान। क्वेश्चन नंबर 36। बरखान किसे कहते हैं। तो अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को बरखान कहते हैं। तो कुछ अर्धचंद्राकार टाइप के बालू के टीलों का निर्माण होता है जिसे बरखान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। पवनों का अपर्दन कार्य किन प्रदेशों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं कि पवनों का अपर्दन कार्य मरुस्थलीय प्रदेशों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित भू आकृतियों से संबंधित अभिकर्ताओं के नाम लिखिए। यानी वी आकार की घाटी का निर्माण किन अभिकर्ता के द्वारा निर्मित की जाती है और यू आकार की घाटी। तो वी आकार की घाटी का निर्माण नदियों द्वारा होता है, जबकि यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनद द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। डेल्टा और रेत के टीले किस अभिकर्ता द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो डेल्टा का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है, जबकि रेत के टीले पवन द्वारा निर्मित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। भृगु क्या है। तो समुद्र तट पर पाई जाने वाली खड़े ढाल वाली चट्टानों को भृगु कहते हैं। तो समुद्र तट पर कुछ तीव्र ढाल वाली चट्टानें देखने को मिलती हैं जिन्हें भृगु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। पुलिन किसे कहते हैं। तो समुद्र तट के साथ साथ लहरों द्वारा अपर्दित पदार्थों के निक्षेपण से बने भूभाग को पुलिन कहते हैं। तो समुद्र तट पर के साथ साथ लहरों द्वारा जो अपर्दित पदार्थ लाकर इकट्ठा कर दिए जाते हैं, जिससे जो भूभाग बनता है उसे पुलिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। आंतरिक प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आंतरिक प्रक्रियाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं क्षैतिज प्रक्रियाएं और दूसरी होती हैं ऊर्ध्वाधर प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 43 है अभिनति तथा अपनति क्या है। तो जो मुड़ी या बलिष्ठ शैलें होती हैं तो उसके ऊपरी उठे भाग को अभिनति कहते हैं तथा जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है उसे अपनति कहते हैं। तो जो शैलें होती हैं उसके ऊपरी उठे भाग को अभिनति तथा नीचे धंसे भाग को अपनति कहते हैं। ऊपरी उठे भाग को अपनति तथा नीचे धंसे भाग को अभिनति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत किसे कहते हैं।
तो ब्लॉक पर्वत क्या होता है? दो समांतर भ्रंशों के मध्य ऊपर उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। यानी दो समांतर यहाँ पे भाग थे जिसमें बीच वाला भाग कुछ उठा हुआ दिखाई देता है तो उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो दो समांतर भ्रंशों के मध्य उठे हुए जो ऊपर भाग होता है तो उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व की किसी एक प्रसिद्ध भ्रंश घाटी का नाम बताइए। तो भ्रंश घाटी क्या होती है? दो समांतर भ्रंशों के मध्य जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है उसको भ्रंश घाटी कहते हैं तथा ऊपर उठे हुए भाग को हम लोगों ने देखा था ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसी प्रकार नीचे धंसे हुए भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। भारत में भ्रंश घाटी कौन सी है? तो नर्मदा तथा ताप्ती नदियों द्वारा भ्रंश घाटी का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 45 है, विश्व की किसी एक प्रसिद्ध भ्रंश घाटी का नाम लिखिए। तो पूर्वी अफ्रीका के विभ्रंश घाटी विश्व की विख्यात भ्रंश घाटी है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में कौन सी दो नदियाँ भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं? जैसे कि अभी बताया था कि नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि भारत की नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। तो भ्रंश घाटियाँ क्या थी? दो समांतर भाग होते हैं और बीच का भाग नीचे धंसा हुआ होता है तो उसे ही भ्रंश घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी भूपृष्ठ पर बनी वह छेद या दरार होती है जिससे होकर लावा या मैग्मा बाहर निकलता है। तो जो भूपृष्ठ पर एक प्रकार का कुछ छेद या दरार देखने को मिलती है जिससे कि लावा जो कि जब बाहर निकलता है उसे मैग्मा कहा जाता है, तो वो बाहर निकलता है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, लावा क्या है? तो भूगर्भ की जो पिघली हुई शैलें होती हैं उनको लावा या मैग्मा कहते हैं। तो लावा की अवस्था जब यहाँ ज्वालामुखी के छिद्र के अंदर स्थित रहता है तो इसे लावा कहा जाता है, परंतु जब वह यहाँ बाहर निकलने लगता है तो इसे मैग्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वीवर या क्रेटर किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी पर्वत के ऊपरी भाग पर बने कीप नुमा गड्ढे को वीवर या क्रेटर कहते हैं। तो ज्वालामुखी में कुछ ऊपर इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है जो कीप नुमा गड्ढे के आकार की होती है तो इसे वीवर या क्रेटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें निरंतर विस्फोट होता रहता है। सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें कई सालों से ज्वालामुखी उद्भव नहीं हुआ है परंतु उसमें उद्भव होने की संभावना है। मृत या शांत ज्वालामुखी उन्हें कहा जाता है जिनमें ये मान लिया जाता है कि अब इनमें कभी भी ज्वालामुखी उद्भव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 51, किन्हीं दो सुषुप्त ज्वालामुखी के नाम बताइए। तो इटली का एटना तथा जापान का फ्यूजियामा सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ज्वालामुखी क्रिया से होने वाली कोई 2 हानियाँ लिखिए। तो जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है तो उससे कौन कौन सी हानियाँ होती हैं? तो यहाँ पे आपको 2 हानियाँ बतानी हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा होता है उसके फैलने से सभ्यता नष्ट होती है। और दूसरा पॉइंट है, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूकंपों से अपार जनधन की हानि होती है। कहने का तात्पर्य ये है, ज्वालामुखी से जब लावा बाहर निकलता है तो वह बहुत ही गर्म तथा सब कुछ नष्ट करने वाला होता है, इसलिए वहाँ सभ्यता भी नष्ट हो जाती है तथा अपार जनधन की भी हानि होती है तथा भूमि भी उपजाऊ नहीं रह जाती है कुछ सालों तक। तो आप ये हानि लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, भूकंप उद्गम केंद्र या भूकंप मूल किसे कहते हैं? तो भूगर्भ में जहाँ भूकंप तरंगे पैदा होती हैं वह स्थान जो होता है उसको भूकंप मूल कहा जाता है। तो जहाँ पे भूकंप तरंगे जो प्राथमिक भूकंप तरंगे उत्पन्न होती हैं तो वह स्थान भूकंप मूल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54, भूकंप अधिकेंद्र क्या है? तो भूकंप मूल के ठीक ऊपर वाला धरातल स्थल जो होता है उसको वहाँ पे एक बिंदु स्थित होता है जिसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? तो भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व में अधिकांश भूकंप किन क्षेत्रों में आते हैं?
तो विश्व में अधिकांश भूकंप नवीन वलित पर्वत श्रेणियों के क्षेत्रों में आते हैं। ये क्षेत्र चट्टानों की दृष्टि से प्रायः अस्थिर होते हैं। तो सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? तो जहाँ पे नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ होती हैं वहाँ पर भूकंप प्रायः ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 57, शैल कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखिए, तो शैल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय शैल, अपसादी शैल, रूपांतरित शैल, जिसे कायांतरित शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैलों का निर्माण किससे होता है? तो आग्नेय शैलों का निर्माण ज्वालामुखी उद्भव के पश्चात जो मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, उससे ही आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 58, पेंजिया किसे कहते हैं? तो भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है तो उसे पेंजिया कहते हैं। तो जब भूस्खलन होता है उसके पश्चात जो एक भूखंड का निर्माण होता है उसे पेंजिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो अमेजन तथा जायरा घाटी के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन, मत्स्य पालन तथा दुग्ध पालन, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 60, आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। तो आग्नेय शैल के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट आग्नेय शैल के ही उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 61, आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। तो जो आग्नेय शैल इग्नियस रॉक्स होती हैं इनकी विशेषताएं आपको बतानी हैं। तो आग्नेय शैल पृथ्वी पर बनने वाली प्रारंभिक चट्टानें हैं। तो आग्नेय शैलों को प्रारंभिक चट्टानें माना जाता है क्योंकि ज्वालामुखी के उद्भेदन के पश्चात जो चट्टानों का निर्माण होता है वो आग्नेय शैल ही होती हैं। इनका निर्माण द्रव पदार्थ मैग्मा के ठंडे होने से ठोस अवस्था में बदलने से होता है और इन चट्टानों का निर्माण अतीत में उस समय हुआ जबकि पृथ्वी पर कोई जीव तथा वनस्पति नहीं थी। इन चट्टानों की निम्न विशेषताएं होती हैं। तो ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित हैं, ये रवेदार चट्टानें हैं, ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टानें हैं और इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं, ये चट्टानें सघन होती हैं। तो आग्नेय शैल की विशेषताएं आप ये बता सकते हैं कि इनमें जीव जंतु और वनस्पति रहित हैं, ये रवेदार चट्टानें होती हैं, ठोस होती हैं, इनमें परत नहीं पाई जाती है और ये बहुत ही सघन होती हैं। सो ये चैप्टर 11 के यहाँ पे इस पार्ट के द्वारा अब ये सारे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर 11 के कंप्लीट हो गए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।